टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में जीएस के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 25 के जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी इससे पहले की वीडियोस हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा चुका है। इसके साथ ही साथ जो भी डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आज की क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आज का जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को हम समझते हैं। द टॉपिक सेज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे गवर्नेंस से डील करता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2। ठीक है, आई होप आप मेन पार्ट ऑफ द सिलेबस समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। देखिए, द क्वेश्चन सेज India's bureaucracy is experiencing a number of major issues, ranging from dwindling human resources to political intervention, all of which, if ignored, may lead to further institutional deterioration. Comment: Do you think moving towards literal entry can resolve this problem? ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। दिस इज अ 15 मार्क क्वेश्चन जिसे हमें 250 वर्ड्स के अंदर आंसर अपना कंप्लीट करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कहता है कि जो हमारा भारतीय ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को ऑलरेडी झेल रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। उनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो काफी ज्यादा पुअर जा रहे हैं, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी काइंड ऑफ डिक्लाइन हो रही है। साथ ही साथ बहुत सारे पॉलिटिकल इंटरवेंशन आ रहे हैं, राइट। तो इन सब के कारण जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। ओवरऑल हमारी ब्यूरोक्रेसी की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है। तो क्वेश्चन सेज कि अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारा इंस्टीट्यूशन जो है ये ब्यूरोक्रेसी का वो शायद पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन ही डिटीरियोरेट हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। मतलब हम इस चीज को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएंगे। इस चीज के ऊपर हमें कमेंट करना है। देन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि क्या आपको लगता है कि अगर हम सिविल सर्विसेज के अंदर लेटरल एंट्री का कंसेप्ट लेकर आ गए तो क्या लेटरल एंट्री जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? क्या वो जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं राइट नाउ हमारे इंस्टीट्यूशन के अंदर, क्या वो उन सबको सॉल्व आउट कर सकता है? इस चीज को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के ऊपर जाना है। एंड इन इंट्रोडक्शन सबसे पहले हमें ये बताना है कि आफ्टर ऑल इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन का बिगर पिक्चर क्या है। तो देखो, ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी। तो सबसे पहले आप ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करेंगे। तो जब आप ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करेंगे तो आप अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी को ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो कि गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सेकंड चीज, आप ब्यूरोक्रेसी को ये कह सकते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का पार्ट है जिसका मेन, ये एक एक्चुअली मेन पिलर है, ये मेन पिलर है जो कि हमारी कंट्री में लॉज को इंप्लीमेंट करता है, लॉज को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, थर्ड चीज आप ये कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव के बीच का वो ऑर्गन है, वो ऑर्गन है जो कि लेजिस्लेटिव के बनाए हुए लॉज को और एग्जेक्टिव के द्वारा जो इंप्लीमेंटेशन है। देखो, लेजिस्लेटिव कौन है? एमपीज। ठीक है, और एग्जेक्टिव कौन है? जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स। इन दोनों के द्वारा एक कॉमन जो विजन क्रिएट किया जाता है थ्रू डिफरेंट लॉज, उस विजन को ग्राउंड रियलिटी में बदलने का जो काम करते हैं दे आर ब्यूरोक्रेट्स। क्या आप समझ सकते हैं? सो ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करने के बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी को शो करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्वियसली किसी भी तरीके के डेफिनेशन के साथ जा सकते हैं। साथ ही साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि आप एक इंस्टीट्यूशन बेस्ड डेफिनेशन को यूज कर सकते हैं, मतलब किसी स्कॉलर के द्वारा किया हुआ, किसी सेकंड एआरसी रिपोर्ट के द्वारा दिया हुआ, आप ऐसे रिफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं, ऐसे डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ वेरी वेरी फेमस स्कॉलर जिनका नाम है रॉबर्ट गार्डनर ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया है। उन्होंने ये बोला है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्वेंट से मिलकर बनी होती है, सिविल सर्वेंट से मिलकर बनी होती है, जिसका मेन काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को करना, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को करना। ठीक है, और काम कौन से करते हैं? पब्लिक सर्विस का काम करते हैं, पब्लिक सर्विस का काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है दैट दे आर परमानेंट एग्जेक्टिव। परमानेंट एग्जेक्टिव होते हैं पहली चीज तो। ठीक है, सेकंड चीज, उनको सर्विस के अंदर प्रमोशन मिलता है, सर्विस प्रमोशन मिलता है। नाउ जो सर्विस प्रमोशन होता है वो दो डिफरेंट टेक्निक से मिल सकता है, इधर बाय सीनियरिटी और बाय मेरिट। ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से रॉबर्ट गार्डनर ने ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन किया है। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ सिविल सर्वेंट्स who do administrative functions। फंक्शन किस चीज के लिए होते हैं? बेस्ड ऑन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, दे आर परमानेंट एग्जेक्टिव
जिनका सर्विस प्रमोशन मिलता है इधर बेस्ड ऑन सीनियरिटी और बेस्ड ऑन मेरिट। ठीक है, इसी चीज को देखो, मैंने ये वाला डेफिनेशन क्यों यूज किया, बिकॉज मुझे इस चीज को, ये जो पार्ट है रॉबर्ट गार्डनर के स्टेटमेंट का, उसको लेटर ऑन लेटरल एंट्री के साथ कनेक्ट करना है। दैट इज द रीजन कि मैंने ये वाला डेफिनेशन यूज किया। क्या आप समझ सकते हैं? जो सीनियरिटी और मेरिट वाला कंसेप्ट है, इसी को तो हम लेटरल एंट्री के साथ लेटर ऑन डिफाइन करेंगे, उसको हम लिंक करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो देखो, इस तरीके से आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको स्टार्ट करना है बॉडी। तो जब आप बॉडी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कोशिश करना है कि एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी को फॉलो करना है। मतलब कि क्वेश्चन के अंदर जो सबसे पहले चीज पूछी गई थी वो आप सबसे पहले आंसर करेंगे, उसके बाद जो पूछा गया है वो उसके बाद आंसर करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से चलना है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला गया था? क्वेश्चन बोला गया था कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो अलग अलग तरीके के चैलेंजेस को फेस कर रही है, राइट? चैलेंजेस फेस कर रही है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि सच में क्या चैलेंजेस फेस कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो देखिए, हम शो करने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल हमारी ब्यूरोक्रेसी चैलेंजेस को किस तरीके से फेस कर रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो जिस पॉलिटिकल सिस्टम में काम करती है, पॉलिटिकल सिस्टम में काम करती है, जिस पॉलिटिकल मैनेजमेंट में काम करती है, सिंपल वर्ड्स में जिस स्ट्रक्चर में काम करती है, मतलब जिस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में काम करती है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कह सकते हैं बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब कि एक ब्यूरोक्रेट अगर एक पर्टिकुलर काम करना भी चाहता है तो उसको बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करनी पड़ती है, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस बाय पॉलिटिकल इंटरवेंशन एंड ऑल। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर ही हमारा ना, जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर ही है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है कि आप बहुत ही आसानी से अपने काम को कर नहीं सकते। आपको एक सिंगल साइन कराने के लिए भी आपको मल्टीपल जगहों पर घूमना पड़ेगा। दिस इज द काइंड ऑफ सिस्टम दैट वी आर करेंटली लिविंग इन। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज तो ये चैलेंज है कि ये सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड, जो बिगेस्ट चैलेंज है दैट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, देखिए, ये आपने बहुत सुना होगा कि जो पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियंस कौन से? दे आर एक्चुअली, क्या हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिशियंस आर एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव ही तो है, बट दे आर नॉट परमानेंट, है ना, दे आर टेम्पररी एग्जेक्टिव। तो टेम्पररी क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनको 5 सालों के लिए चूज किया गया है। बट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर परमानेंट एग्जेक्टिव्स। ठीक है, उनको परमानेंट एग्जेक्टिव्स हम कह सकते हैं। अब देखिए, जो टेम्पररी एग्जेक्टिव्स यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग हर 5 साल पे इलेक्शन देते हैं, इलेक्शन में वो होते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं। इस इलेक्शन में जीतने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहने पड़ते हैं जिसके लिए वो पब्लिक की नजरों में बने रहें। इसीलिए वो कुछ ऐसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अपने कंप्लीट करना चाहते हैं जो कि एक्चुअली हो सकता है कि लार्जर इंटरेस्ट में ना हो, लार्जर इंटरेस्ट में ना हो। अब देखो, जो परमानेंट एग्जेक्टिव यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर तो काम करते हैं, मतलब जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर तो काम करते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है कि वो ऐसे किसी भी काम को होने से बचाए जिससे कि लॉन्ग टर्म कोई घाटा हो सकता है। ठीक है, इसके कारण भी काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण जो ब्यूरोक्रेसी है वो खतरे में पड़ जाता है, जहां पर ब्यूरोक्रेसी जो है डबल माइंड में पड़ जाता है, बिकॉज पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है वो काइंड ऑफ उनके हेड्स है, बट दे ऑल्सो नो कि इस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस के कारण कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा, रादर कोई घाटा ही होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को आप यहां पर क्रिएट कर सकते हो बायसनेस के साथ। बायसनेस के साथ मतलब कि अगर कोई एक पर्टिकुलर ब्यूरोक्रेट इन पॉलिटिशियंस का साथ दे दे तो उनको क्या कह सकते हैं, उनको ल्योर ऑफ प्रमोशन हम कह सकते हैं, मतलब कि प्रमोशन का लालच दिया जाता है, या फिर उनको फियर ऑफ ट्रांसफर दिया जाता है कि अगर आप ये मेरा काम नहीं करोगे तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। इस तरीके से आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो, जैसे कि आपने एक IAS ऑफिसर का नाम सुना होगा, अशोक खेमका सर, अशोक खेमका। उनको आपको पता है अपने 28 साल के सर्विस में 53 टाइम्स उनको ट्रांसफर किया गया था, 53 टाइम्स। दिस शोज कि उन्होंने पॉलिटिक्स को, सोचो जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे उनको कितनी ही चीजें उन्होंने करने से मना कर दी होंगी, कितनी ही चीजें उन्होंने उनकी बात नहीं मानी होंगी, उसके कारण उनको बार बार ट्रांसफर हो रहा था। बिकॉज देखो, एक पॉलिटिकल एग्जेक्टिव जो है यानी कि एक पॉलिटिशियन जो है एक ब्यूरोक्रेट को निकाल नहीं सकता, उसको हटा नहीं सकता, बट ऑब्वियसली उसको ट्रांसफर तो कर सकता है, उसको सस्पेंड तो कर सकता है। दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। ठीक है, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है राइट नाउ हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन के सिंपल शब्दों में सब थे तो बहुत ही कम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि एक्चुअली हमारे ब्यूरोक्रेसी का पार्ट है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली कुछ सालों में तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो जो लेस एम्पावर्ड सेक्शन है, वो लोग अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं और पॉलिटिकल सीन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जामिनेशन। बट द पॉइंट इज अभी भी रिप्रेजेंटेशन जो है लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का वो काफी कम है। तो जो हम हर एक सेक्शन की इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफी ज्यादा कम है। ठीक है, सो आई होप आप ये चीज समझ गए। इसके अलावा आप देखो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। मतलब कि सिंपल शब्दों में समझे कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपना काम करते हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल फील नहीं करते। करप्शन जो है हमारे ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत ही काइंड ऑफ गलत पार्ट बन चुकी है, बट काइंड ऑफ एक पार्ट बन गई है। हम न्यूट्रल, जो अपराइटनेस, ऑनेस्टी, ये सब जो कंसेप्ट था वो ब्यूरोक्रेसी के साथ मतलब अब डायरेक्टली लिंक नहीं किया जाता है।
है ना? क्या आप समझ सकते हैं इस चीजों को कि देखो आप एक एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं कि यूपी के जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे उनको सीबीआई ने 2012 में करप्शन के केस के लिए उनको अरेस्ट किया था। तो पॉइंट बीइंग चीफ सेक्रेटरी का मतलब क्या है? ही वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑफिसर्स, वन ऑफ द हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर्स। अगर वो भी करप्शन कर सकते हैं या फिर उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग सकते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली राइट नाउ हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर चल रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्लोजनेस की, क्लोज्डनेस की। एक्चुअली क्लोजनेस की मतलब है कि वो हर काम बंद दरवाजे के पीछे करना चाहते हैं। मतलब कि ब्यूरोक्रेसी में देखा गया है कि वो बाहर आके अकाउंटेबिलिटी लेकर कोई किसी काम को नहीं करते हैं, राइट। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ब्यूरोक्रेसी एनजीओ के साथ मिलकर के, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के, इन सब के साथ मिलकर कोई काम नहीं करती है। रादर ब्यूरोक्रेसी हर चीज को अलग तरीके से करने की कोशिश करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो लोग क्लोज्ड दरवाजे के पीछे डिसीजन लेना मतलब पसंद करते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो एक डायनामिज्म का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है कि सिविल सर्विसेज जो है वो हर जगह सिर्फ इंटरनल प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, आउटकम के बारे में नहीं सोचते। वो चाहते हैं कि सिर्फ प्रोसेस सही हो, बट अगर आउटकम सही ना भी हो तो दे डोंट केयर दैट मच। सो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ आर ब्यूरोक्रेसी। सो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि आफ्टर ऑल हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है राइट नाउ वो कितने बड़े प्रॉब्लम से ऑलरेडी जूझ रही है। क्या क्या ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये सब चीजें आप ऑटोमेटिकली शो कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जब आप ये शो कर दोगे उसके बाद आपको आना है क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है? इफ इग्नोर्ड, याद है आपको? इफ इग्नोर्ड, अगर इन प्रॉब्लम्स को हमने इग्नोर कर दिया तो इंस्टीट्यूशनल डिटोरिएशन हो जाएगा, है ना। तो आप ये शो कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिटोरिएशन का मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर हमारे ब्यूरोक्रेसी के सेंस में पॉलिसी पैरालिसिस हम कह सकते हैं इसको। मतलब कि अगर कोई पॉलिसी बनाई बट वो फेल हो गई तो पॉलिसी पैरालिसिस, पहली चीज। सेकंड चीज हम क्या कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के बीच में एक नेक्सस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वो काइंड ऑफ बहुत ही वीकन हो जाएगी। थर्ड चीज हम क्या कह सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो नॉर्मली पॉलिटिकली न्यूट्रल रहते हैं, अगर वो इतने ज्यादा पॉलिटिशियंस की बात मानेंगे या फिर उनके साथ रहेंगे तो वो आइडियोलॉजिकली किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ अफिलिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो भी चीज सही नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो एटलीस्ट इन पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहे, वो अपने काम को सीरियसनेस के साथ करे, अपनी ड्यूटी समझ के करे, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिक्स के कहने पे या फिर पॉलिटिशियन के कहने पे, राइट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो था उसको कवर किया। अब देखो क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो बात करता है लेटरल एंट्री के बारे में। ठीक है, लेटरल एंट्री के बारे में वो बोलता है कि क्या लेटरल एंट्री इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आपको बताना है कि लेटरल एंट्री को आफ्टर ऑल सजेस्ट किसने किया है। लेटरल एंट्री को सजेस्ट करने वाली जो कमिटीज है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस आए हैं, सबसे पहले तो आपको उनके नाम याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने कुछ साल पहले 3 ईयर एक्शन एजेंडा स्टार्ट किया था। एक्शन एजेंडा जो उन्होंने स्टार्ट किया था 2017 से लेकर के 2020 तक। उन्होंने कहा था इस 3 साल के लिए हम ये रोड मैप बना रहे हैं। उस रोड मैप में उन्होंने लेटरल एंट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरह रखा था। फिर 2003 में देर केम अ कमिटी कॉल्ड एज सुरेंद्र नाथ कमेटी, सुरेंद्र नाथ कमेटी। ठीक है, उसने भी लेटरल एंट्री के बारे में बात की। फिर आप देखिए 2004 में एक होटा कमेटी आई थी, होता कमेटी, उसने भी बात की। फिर आप जानते हैं कि फर्स्ट एआरसी जो थी वो भी बात करती है, जो सेकंड एआरसी वो भी बात करती है लेटरल एंट्री के बारे में। द पॉइंट इज इस तरीके से आपको कुछ इंस्टीट्यूशंस हमेशा अपने फिंगर टिप्स के ऊपर रखने हैं जिसको यूज करके आप ये शो कर सके कि आफ्टर ऑल लेटरल एंट्री को प्रपोज किसने किया, किसने बोला कि लेटरल एंट्री आना चाहिए। अब देखो देखते हैं कि लेटरल एंट्री क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और अगर सॉल्व कर सकता है तो किस तरीके से सॉल्व करेगा। तो पहली चीज तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू हम काइंड ऑफ एक फ्रेश टैलेंट लेकर आएंगे। मतलब कुछ ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जो कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट नहीं थे। मतलब कुछ न्यू आइडियाज हमारे आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कुछ न्यू डायमेंशंस हम भी आएंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो पहले लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, ये फ्रेश टैलेंट के कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, राइट। ये चीज हम कह सकते हैं। सेकेंड चीज है हम कह सकते हैं कि डोमेन एक्सपर्टीज आएगा। डोमेन एक्सपर्टीज देखो अभी जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको हम जर्नलिस्ट कहते हैं, जर्नलिस्ट, उनको हम स्पेशलिस्ट नहीं कहते। मतलब कि वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशलाइज नहीं करते, rather वो जर्नलिस्ट होते हैं जिनको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होता है। सो डोमेन एक्सपर्टीज का मतलब है कि जब हम लेटरल एंट्री लेकर आएंगे तो हम कुछ ऐसे लोगों को लेकर आ सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सपर्ट्स हो। मतलब मान लो अगर मुझे एनवायरमेंट से रिलेटेड लॉ बनाना है तो मैं कोशिश करूंगा किसी ऐसे पर्सन को लाने के लिए जो कि एनवायरमेंट में काफी ज्यादा वेल वर्स्ड हो, जिसको एनवायरमेंट की काफी अच्छी नॉलेज हो, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से हम ला सकते हैं। ये चीज हम यहाँ पर प्रॉब्लम मतलब सॉल्व करने के लिए लेकर आ सकते हैं। और देखो अगर हम डोमेन एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे तो क्या होगा, इससे हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। बिकॉज देखो अभी क्या है, अभी जो जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं उनका प्रमोशन ऑटोमेटिक होता है, अपने आप ही एक पर्टिकुलर साल के बाद उनका प्रमोशन हो जाता है, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं होती है। सो ऑटोमेटिकली एक साल के बाद दे रीच टू द हाईएस्ट लेवल। बट अगर कंपटीशन आ जाएगा, मतलब अगर डोमेन एक्सपर्ट्स आ जाएंगे, तो ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लोग भी हमेशा ऑन द टोज रहेंगे। मतलब वो लोग भी हमेशा रेडी रहेंगे कुछ ना कुछ नया करने को, ताकि उनकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी बनती रहे। और जैसे जैसे उनकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी ऑटोमेटिकली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो भी काइंड ऑफ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी।
राइट तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि लेटरल एंट्री का ये भी फायदा है कि डोमेन एक्सपर्टीज आएगा काफी हद तक, यानी कि एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होगी, हमारी गवर्नेंस जो है वो इंक्रीज होगी। राइट हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे प्रॉब्लम्स जो बढ़ रहे हैं, जो भी हमारा न्यू टाइप के न्यू प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, इन न्यू चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए नाउ वी नीड डोमेन एक्सपर्ट्स। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं, इसलिए भी हम डोमेन एक्सपर्ट्स को लाना चाहिए, बिकॉज जैसे ग्लोबलाइजेशन से कोई डिजिटलाइजेशन से इन सब से डील करने के लिए आपको कुछ ऐसे पर्सन चाहिए जिनको इनके बारे में अच्छे से चीजें पता हो। राइट इसके अलावा करेंटली वैकेंसी को अगर आप देखोगे तो देखो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का, उसके तहत ये कहा गया था कि मोर देन 1500 वैकेंसीज जो आईएएस ऑफिसर की अभी राइट नाउ वेकेंट है, इतनी सीट्स खाली हैं, बट इसके बावजूद हमारे पास इनफ नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर्स नहीं है। सो ये कह सकते हैं कि जो ये वैकेंसीज है इसको हम लेटरल एंट्री के थ्रू फिल कर सकते हैं, तो एटलीस्ट जो हमारी एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज नाउ वी हैव मोर मैन पावर, नाउ वी हैव मोर पीपल हु कैन वर्क अपॉन समथिंग। राइट तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि देखो अगर आप ये करोगे कि अगर एक पर्टिकुलर लेटरल एंट्री के थ्रू कुछ लोगों को लेकर आओगे तो उससे क्या होगा कि हमेशा आपका जो टैलेंटेड पूल है, आपका जो आईएएस ऑफिसर का टैलेंटेड पूल है वो हमेशा भरा हुआ रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई अच्छा, देखो अभी क्या है कि अगर बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, उनमें से अगर कोई एक पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर काफी अच्छा आ गया तो ऑब्वियसली वो काफी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बट अगर हम लेटरल एंट्री को लेकर आएंगे तो क्या करेंगे, हम ऐसे ही लोगों को लेकर आएंगे जो अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो अभी क्या हो रहा था, अगर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर कुछ आईएएस ऑफिसर के ऊपर थी बिकॉज बाकी लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होगा, लेटरल एंट्री में अच्छे लोग आएंगे तो ऑब्वियसली जो टैलेंट पूल है हमारा वो भी बेटर होगा और ज्यादा इंक्रीज होगा। बिकॉज देखो आप जानते हैं कि जो करेंटली आईएएस ऑफिसर्स जो चूज किए जाते हैं वो बहुत ही टेंडर एज पे चूज किए जाते हैं, बिटवीन द एज ऑफ 21 एंड 32, है ना, अभी ये एज ग्रुप है यूपीएससी को अटेम्प्ट करने का। सो सोचिए अगर कोई 21 से 22 का बंदा या फिर जो 25-26 का बंदा भी अगर राइट नाउ भी सेलेक्ट होता है तो जरूरी नहीं है कि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज है वो बहुत स्ट्रांग हो। राइट और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो क्या इसका मतलब ये है कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज नहीं है? देखो ये चीज तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कहना, जस्ट बिकॉज दे डिड नॉट क्लियर दिस एग्जाम, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, लेटर ऑन ऐसे लोगों को जो कि अब लाइफ के अलग अलग स्फीयर्स के अंदर है उनको लेटरल एंट्री के थ्रू लेकर आ सकते हैं। बिकॉज देखो हो सकता है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी उस टाइम ना मिली हो, बट उनके पास वो टैलेंट है, उनके पास वो काइंड ऑफ वो मेरिट है, इस मेरिट के दम पे उनको हम लेके आ सकते हैं ताकि वो आगे जाकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर सके। राइट क्या आप समझ पा रहे हैं किस तरीके से हम इस आंसर को अप्रोच कर रहे हैं? सो देखो इस तरीके से आप बताओगे कि आफ्टर ऑल जो अलग अलग लेटरल एंट्री है उसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स नहीं बताने हैं, हमें ऑब्वियसली इसके ड्रॉबैक्स भी बताने हैं। हमें ये भी बताना है कि लेटरल एंट्री के कारण प्रॉब्लम क्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, यूटिलिटी का प्रॉब्लम आएगा। देखो जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है वो किस हद तक कुछ ऐसे लोगों को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डोमेन एक्सपर्ट्स, जो कि इनके ही जो पॉलिटिशियन, देखो पॉलिटिशियंस अभी राइट नाउ जर्नलिस्ट चीजों के ऊपर फाइट करते हैं ना, जर्नलिस्ट चीजों के ऊपर इलेक्शंस फाइट करते हैं। अगर डोमेन एक्सपर्ट आएंगे तो वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल एग्जेक्टिव के बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहेंगे। बिकॉज देखिए अभी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो अप टिल जब तक उनका रिटायरमेंट नहीं आता है तब तक उनको सिस्टम के अंदर रहना है। राइट जब तक वो सिस्टम के अंदर रहेंगे तब तक ऑब्वियसली उनके जो रिपोर्ट्स हैं, उनका जो एआरसी है, राइट एसीआर है, ये सब चीजें अच्छे से बननी चाहिए, इसलिए वो पॉलिटिशियंस से ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। सो जो अभी के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पॉलिटिशियन के साथ काइंड ऑफ एक रिलेशन मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अच्छा रिलेशन। बट अगर देखो अगर ये मैं लेटरल एंट्री को लेकर आऊंगा तो इन लेटरल एंट्रेंट्स को तो सिर्फ 3 से 5 साल का वो दिया जाएगा, टेन्योर दिया जाएगा, तो इनको तो काइंड ऑफ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की बात ही नहीं भी सुनेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनका वैसे भी कोई लॉन्ग टर्म ये चीज नहीं है, इनको वैसे भी 5 साल के बाद हटना ही है ना, किसी भी लेटरल एंट्रेंट ऑफिसर को 5 साल के बाद वैसे भी हटना है। सो पॉइंट ये है कि क्या पॉलिटिकल एग्जेक्टिव किसी ऐसे पर्सन को लेकर आना चाहेगी जो हो सकता है कि उसको ही डिफाई कर दे, जो उसकी बातों को प्रॉपर्ली ना माने, पहली चीज। तो सेकंड चीज ये तो हो गया चलो कि हम पॉलिटिकल एग्जेक्टिव की तरफ से हम कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है वो देखेंगे, बट ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी तो रेजिस्टेंस आएगा, है ना। देखो ब्यूरोक्रेसी जो अभी जो करंट आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको ये पता है कि हम आगे जाकर हाईएस्ट पोस्ट पे जाने वाले हैं, बट अगर कोई आगे जाकर लेटरल एंट्रेंट आता है वो जाकर हाईएस्ट पोस्ट पे बैठ जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से भी आएगा। और जो करंट ब्यूरोक्रेट्स और जो पोटेंशियल यानी कि जो लेटरल एंट्रेंट्स हैं, हो सकता है कि दोनों के बीच में कॉपरेशन ना हो, दोनों साथ में मिलकर काम ना करें। साथ ही साथ क्या हम ये कह सकते हैं कि जो लेटरल एंट्रेंट्स हैं वो ऑल्दो अपने सिविलियन लाइफ में तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, बट क्या गारंटी है कि ये लेटरल जो एंट्रेंट्स लोग हैं वो लोग आकर के अपने जो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, एक वर्क कल्चर जो होता है ब्यूरोक्रेसी का, उस कल्चर में अपने आप को ढाल पाएंगे?
बिकॉज देखिए अभी जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं वो 21 से लेकर के 32 के बीच में बनते हैं, तो जब तक वो 40-50 तक पहुंचते हैं दे एक्चुअली अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है, कि किस तरीके से काम को करना है, वो सब चीजें वो समझते हैं। बट जो लेटरल एंट्रेंट्स आएंगे वो 3 साल से 5 साल के बीच में किस तरीके से आफ्टर ऑल समझ पाएंगे, कैसे वो उस वर्क कल्चर में खुद को ढाल पाएंगे, राइट। इसके अलावा जो अभी जो करंट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही डिमोटिवेटिंग फैक्टर भी हो जाएगा कि मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूं हो सकता है कि मैं कभी टॉप लेवल पे पहुंच ना पाऊं, राइट। तो इस तरीके से ये एक और प्रॉब्लम है। और अगर आप ड्रॉबैक की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा सिलेक्शन के अंदर वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, कि जब लेटरल एंट्रेंस को आप चूज करोगे तो वो चूज कैसे होंगे, हो सकता है कि कोई किसी का कजन निकले, हो सकता है कोई किसी का बेटा हो सकता है कोई किसी का दामाद हो, राइट। इस तरीके से लोग लेटरल एंट्रेंस के आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो नेपोटिज्म का कंसेप्ट है या फिर जो ब्यूरोक्रेट में जो नेपोटिज्म का कंसेप्ट है ब्यूरोक्रेटिक उसमें गवर्नमेंट में, वो काइंड ऑफ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जो फेवरिज्म का कंसेप्ट जो होता है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो देखो अभी जो करंटली हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लोग हमेशा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, वो हमारे देश को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डोमेन एक्सपर्ट्स आएंगे, जो लेटरल एंट्रेंट्स आएंगे, वो तो 5 साल के बाद वैसे भी गवर्नमेंट के अंदर रहने नहीं वाले, तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी बेनिफिट करे कुछ ना करे। तो अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट नहीं भी करेंगे तब भी उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, ठीक है। साथ ही साथ देखो जैसा हमने अभी जो बात की उसमें आप ये भी कह सकते हो कि अगर उनका टेन्योरी काइंड ऑफ 5 साल का फिक्स है, अब पता है उन्हें कि 5 साल के बाद गवर्नमेंट में नहीं रहना है, तो वो अकाउंटेबिलिटी किसके मतलब प्रति रहेंगे। अभी जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्हें तो ऑब्वियसली रिटायरमेंट तक उसी चीज के अंदर रहना है, तो इसलिए वो अकाउंटेबल होते हैं गवर्नमेंट के लिए। लेकिन जो लेटरल एंट्रेंट्स आएंगे वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, उनका जो मनाएगा वो करेंगे, जब मनाएगा तब करेंगे, राइट। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी को भी हम फेवर में ले सकते हैं। इसके अलावा क्या हम लेटरल एंट्रेंस के बारे में ये बोल सकते हैं कि देखो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि उनको अपने अपने डोमेन्स के अंदर बहुत एक्सपर्टीज प्रोवाइडेड है, उनको बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, बट क्या उनके पास फील्ड एक्सपीरियंस है? क्या उन्हें ये पता है कि पीपल के साथ कैसे डील करना है? क्या उन्हें ये पता है कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के साथ कैसे डील करना है? क्या उन्हें ये पता है कि किसी पॉलिसी को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है? ये फील्ड एक्सपीरियंसेस इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज ये फील्ड एक्सपीरियंस जो है वो आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऐसे डोमेन एक्सपर्ट्स का जिनके पास नॉलेज तो है बट फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम आती है वो आप कह सकते हो रिजर्वेशन का। देखो रिजर्वेशन में आप कह सकते हो कि क्या आप लेटरल एंट्रेंस में भी रिजर्वेशन सिस्टम लेकर आएंगे कि कुछ लोगों को जो एससी लोग हैं उनको लाओ, कुछ एसटी को लेकर आओ, कुछ ओबीसी को लेकर आओ, कुछ जनरल को लेकर आओ, कुछ वुमेन को लेकर आओ। क्या आप इस तरीके से करेंगे? फिर तो ये जो मेरिटोक्रेसी का जो कंसेप्ट है वो पूरा का पूरा मेरिटोक्रेसी कंसेप्ट ही खत्म हो गया, है ना। तो रिजर्वेशन सिस्टम अपने आप में ये काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक एक डायलेमा क्रिएट करेगा कि क्या यहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये भी एक अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है। अब देखिए अब हम बात करते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको कुछ सजेशंस दे रहे हैं कि आफ्टर ऑल लेटरल एंट्रेंसी को अगर आपको सही से तरीके से इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज तो 2016 के अंदर एक बासवान कमेटी आई थी, उसने बोला था कि हर एक आईएएस की कैडर का जो स्ट्रेंथ है उसको फिक्स करना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो आप आईएएस की जो कैडर है उसका स्ट्रेंथ फिक्स कर दो, उनमें से कुछ लोग आप ले लो मेरिट के दम पे, ठीक है, जो आप ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जाम के थ्रू लेते हैं, और कुछ लोग आप ले लो लेटरल एंट्रेंस की तरफ से। लेकिन यूपीएससी का जो के द्वारा जो लिया गया है दैट शुड ऑलवेज बी मोर देन द लेटरल एंट्रेंस, पहली चीज। तो सेकंड ये बोला जाता है कि सेकंड एआरसी ने एक सजेशन दिया था कि लेटरल एंट्रेंस को लाना गलत नहीं है, बट जब भी आएंगे तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनको प्रॉपरली इंडक्शन स्टेज पर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। और नॉट जस्ट लेटरल एंट्रेंस, रादर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं सबको ये चीज फॉलो करनी चाहिए, सबको ब्यूरोक्रेट्स सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स को ये चीज करवाना चाहिए कि उनको टाइम टू टाइम उनको पीरियडिकली ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ठीक है। थर्ड चीज, सेकंड एआरसी एक चीज और बोलता है कि देखो मान लो कि एक आईएएस ऑफिसर है जिसने यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई किया और एज में आया, जब वो अपनी 13 इयर्स की सर्विस कंप्लीट कर लेगा ना तो वो किसी ना किसी फील्ड में डेफिनेटली अब तक एक्सपर्ट हो गया होगा। हो सकता है कि पब्लिक रिलेशन के अंदर, पब्लिक हैंडलिंग के अंदर, फाइनेंसेस के अंदर, किसी ना किसी चीज के अंदर डेफिनेटली वो अब एक्सपर्ट हो गया होगा। तो 13 इयर्स के बाद क्या कर सकते हैं, जो हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांसेस है वो क्या कर सकती है, इन सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स को एक्सपर्ट्स की तरह ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब डोमेन एक्सपर्ट्स की तरफ उनको ट्रीट करना स्टार्ट करें। पॉइंट इज अगर हम यहीं से अपने करंट पूल से ही डोमेन एक्सपर्ट्स को निकाल पाएंगे सो ऑब्वियसली हमें लेटरल एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके की आपकी जो ब्यूरोक्रेसी होने वाली है वो एथिक्स के ऊपर काफी डिपेंड करता है। सो कोड ऑफ एथिक्स जो है उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि ऐसे बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग मैकेनिज्म्स है जिसको फॉलो करके, जिसको यूज करके जो हमारा करंट ब्यूरोक्रेसी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑल जो लेटरल एंट्री है उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। तो पहली चीज हमें ऑब्जेक्टिविटी लेकर आनी पड़ेगी कि एक्जैक्टली कौन कौन से पोर्टफोलियोज के अंदर कौन कौन से मेथड्स है,
कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहां पर आपको लेटरल एंट्रेंस की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। सेकंड चीज, वो जो एज बैरियर वाला कंसेप्ट है, एज बैरियर को आपको हटाना होगा। यू हैव टू अलाउ पीपल मोर देन 35 ईयर्स ऑफ एज जो कि इस पर्टिकुलर चीज के अंदर आ सके, राइट, और आकर अपने जो भी नॉलेज है उनके पास, जो भी डोमेन एक्सपर्टीज है, उसको आकर वो यूज कर सके। ठीक है। थर्ड चीज, जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इस चीज का कि कौन पर्सन लिटरल एंट्रेंस की तरफ आने वाला है, उसमें किसी भी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, और वो पब्लिक स्फीयर में डिस्क्लोज होना चाहिए कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमने एक पर्टिकुलर पर्सन को लिटरल एंट्रेंट की तरह चूज किया है। ठीक है, ये चीज। और फोर्थ चीज, जो लिटरल एंट्रेंट आता भी है उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो ताकि उसे समझ आए कि फील्ड एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, उसको फील्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो। ओनली देन हम कह सकते हैं कि जो लिटरल एंट्रेंस है वो लॉन्ग टर्म के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आफ्टर ऑल कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं। देखो, कंक्लूजन में आप बता सकते हैं, सरदार पटेल ने एक स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने कहा था कि जो सिविल सर्विसेज है वो किसी भी कंट्री का स्टील फ्रेम होती है। तो इंडिया का जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिया का स्टील फ्रेम है। ठीक है, इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरा का पूरा, इंडिया का जो गवर्नेंस है वो सिविल सर्विसेज के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, और ये जो सिविल सर्विसेज है उसको टाइम के साथ रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि जो सिविल सर्विसेज हमारा आज तक चलता आ रहा है वही चीज बिल्कुल सही है, हमें उसके अंदर प्रॉपर रिफॉर्म्स करने होंगे। बट जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स कुछ इस तरीके से करने होंगे कि जो भी हमारे करंट लूप होल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके। इन प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो जो हमारा सिविल सर्विसेज है वो ऑटोमेटिकली एक हॉलिस्टिक वे में रिफॉर्म हो जाएगा और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो इस रिफॉर्म के लिए आप लेटरल एंट्रेंस को यूज करते हैं। करंट जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीकों से आप अपने जो ये पर्टिकुलर सिस्टम है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला आंसर अप्रोच कर सकते थे। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई। यू हैव अंडरस्टूड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रीट करना था, किस तरीके से अप्रोच करना था। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।